एपिसोड 91 जोर 100। अध्याय 91। कई आयाओं ने उसे देखा और तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। योली, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। सुबह से रात तक तुम बहुत लंबे समय से गायब थी। युवा प्रेम कितना प्यारा होता है ना? योली ने सचमुच जैकरी का दिल जीत लिया है। जैकरी को पूरे दिन अपने साथ रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। योली कमाल की है। योलांदा बस मुस्कुराए। केवल वही जानती थी कि जैकरी उसके साथ जश्न मनाने के लिए बाहर जाने को इसलिए राजी हुआ क्योंकि आधिकारिक फेसबुक पेज पर प्रतियोगिता की रैंकिंग घोषित की गई थी, वरना उसने उसे कहीं ढूंढा ही नहीं था। योली, क्या जैकरी आज तुम्हारे साथ हमेशा की तरह ही पेश आया? ओल्गा ने चिंता से पूछा। योलांदा ने सिर हिलाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने मन में यह एहसास था कि कुछ चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। यह अच्छी बात है क्योंकि फिलिप के अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर उस समय जब श्रीमती पेंटर। ओल्गा रुक गई। जब उसने योली के असहज भाव को देखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब तक जैकरी तुम्हें पसंद करता है मुझे राहत है। मिसेस पेंटर, आप मेरी चिंता न करें। कई दाइयों ने योलांदा का बचाव किया। मुझे नहीं पता कि श्रीमती पेंटर को चश्मे की जरूरत है या कुछ और। योली इतनी शानदार है, भला वो योली को कैसे नापसंद कर सकती हैं? वह उतनी भी अपनी जैसी नहीं है। कम से कम पियानो बजाने में तो योली उससे कहीं बेहतर है। बिल्कुल। योलांदा मुस्कुराए और उनकी तारीफ के लिए धन्यवाद देते हुए ऊपर जाने लगी। योली, पहले इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। तुम जैकरी को भी इस $500,000 के बारे में बता सकती हो। अब तुम ब्रांड की प्रवक्ता हो, पेंटर परिवार तुम्हें और भी ज्यादा महत्व देगा। ठीक है। योलांदा ने कलम उठाए, अनुबंध पर नजर डाली, अपना बैंक खाता नंबर भरा और अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। ओल्गा ने खुद अनुबंध को अगले कमरे में पहुंचाया और कुछ ही समय में योलांदा के खाते में $500,000 आ गए। इटली, हमारी कंपनी बच गई। ओल्गा बहुत उत्साहित थी। योली हमेशा उन्हें खुश रखती थी। वह हैरिस परिवार के लिए कमाई का मुख्य स्रोत थी। अगर तुम्हारी माँ अभी जाग जाए और देखे कि योली कितनी शानदार है तो उसे अतीत में रोजमेरी का पक्ष लेने पर जरूर पछतावा होगा। इटली अच्छे मूड में था। रोजमेरी का जिक्र करना बंद करो। ठीक है, ओल्गा ने खुशी से कहा। योली ने हमें $400,000 दिए हैं जिससे कंपनी का संकट कुछ समय के लिए टल जाएगा। जब तुम्हारी माँ को होश आएगा तो हम उनसे वसीयत पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। अगर वे ग्रेस के कुछ शेयर बेचकर योली को दे दें तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। देखा, आपने मुझे वसीयत के बारे में 100 से भी ज्यादा बार बता दिया है। दूसरी ओर रोजमेरी ने संशोधित डिजाइन मॉली को सौंपते हुए कहा, ये वही डिजाइन है जो तुमने आज सुबह मेरे ऑफिस में छोड़ा था। मैंने इसे संशोधित कर दिया है, इसे देख लो। मॉली बेहद खुश थी। सुश्री रोज, आपने संशोधनों पर बहुत अच्छा काम किया है। रोजमेरी ने सभी खामियों को और भी शानदार तरीके से ठीक कर दिया था। जांच ले कि क्या आपको कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता है, फिर काम छोड़ने से पहले इसे प्लेट बनाने वाले को सौंप दें। नमूना जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें ताकि हम उत्पादन जल्दी शुरू कर सकें। इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यह एकदम सही है। स्केच को देखते हुए मॉली ने खुशी से कहा, सुश्री रोज, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आपकी डिजाइन शैली कुछ हद तक क्वीन एबी की शैली से मिलती जुलती है। वास्तव में क्वीन एबी का काम जीवंत, स्वतंत्र और बेरोक-टोक है और आपका संशोधित स्केच भी वही भाव देता है। मॉली ने अपने सामने रखे स्केच को देखते हुए कहा, आप लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। काश मैं भी डिजाइन कर पाती। इतना अच्छा। उसने आह भरी और बुदबुदाई, रानी एबी के स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे और कितने समय तक काम करना होगा। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम उसे सच में पसंद करते हो, है ना? हाँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। इस महान हस्ती के बारे में बात करते हुए मॉली अपनी खुशी नहीं छिपा सकी। डिजाइन की दुनिया, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली और मैं जानना चाहती हूँ कि वह कैसी दिखती हैं और क्या वह बूढ़ी है। वह बूढ़ी नहीं है, रोजमेरी ने शांत भाव से उत्तर दिया। श्रीमती रोज, आपको कैसे पता? क्या आप उनसे मिली हैं? क्वीन एबी शायद ही कभी नजर आती हैं, यहाँ तक कि लाइक के सीईओ को भी उनसे मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं उससे मिल चुका हूँ। क्या वह सुंदर है? रोजमेरी के जवाब देने से पहले ही मॉली ने कल्पना करना शुरू कर दिया और फिर बोली, वह जरूर खूबसूरत होगी। उसकी डिजाइन शैली से लगता है कि वह कूल है और एक व्यक्तित्ववान महिला है। रोजमेरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, काम पर वापस जाओ। सुश्री रोज,
मॉली ने झट से रोजमेरी का हाथ पकड़ लिया। अगली बार जब आप रानी एबी से मिलें तो क्या आप मेरे लिए उनका ऑटोग्राफ ले सकती हैं? मुझे शायद उनसे मिलने का मौका फिर कभी न मिले। मॉली ने अपना सिर नीचे कर लिया, थोड़ी उदास होकर। तुम्हें मौका मिलेगा, रोजमेरी ने सहजता से कहा। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली है, हो सकता है वह वहां जज हो। अगर तुम भाग लोगे तो शायद तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिल जाए। क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ? मॉली को लगा कि रोजमेरी उसकी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रही है। वह प्रतियोगिता उसके लिए एक असंभव सपने जैसी थी। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको अगले महीने होने वाली राष्ट्रीय फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करना होगा। फिर आप पंजीकरण करा लें। सुश्री रोज, अगले महीने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लें, फिर उसके अगले महीने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, बस ऐसे ही। मॉली को लगा कि रोजमेरी मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। आप में डिजाइन की प्रतिभा है, कड़ी मेहनत से आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। मॉली को अपनी क्षमताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसकी आत्मविश्वास की कमी देखकर रोजमेरी ने सहज भाव से कहा, भले ही तुम राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 3 में न आ पाओ, लेकिन यह अनुभव एक बेहतरीन अवसर है। हालांकि रोजमेरी ने कभी भी छोटे पैमाने पर किए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं जैसी प्रतियोगिताएं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने लंबे समय से ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक डिजाइनर के लिए ये दोनों प्रतियोगिताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। रैंकिंग प्राप्त करना किसी डिजाइनर की व्यक्तिगत क्षमता की पुष्टि है। मुझे लगता है कूपर परिवार की कपड़ों की कंपनी भी प्रतियोगिता में भाग लेगी। रोजमेरी ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और फिर चली गई। मॉली कुछ देर तक अचंभित होकर वापस बैठ गई, फिर सर्च इंजन में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन प्रतियोगिता टाइप करने लगी। योलांडा ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध की एक तस्वीर ली और उसे जैकरी को भेज दी, जिसके जवाब में उसे जैकरी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया मिली। बधाई। योलांडा को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोने वाली है। तभी अचानक उसकी क्लास की ग्रुप चैट में हलचल मचने लगी। अध्याय 92 एट योलांडा, हमने फेसबुक पर देखा कि आपने पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्या ये सच है? ये बहुत बढ़िया है। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम पियानो बजाती हो। एट योलांडा। योली, जब से तुम हैरिस परिवार में वापस आए हो और एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया है, तब से तुमने हमसे ज्यादा बात नहीं की है और हमें तुम्हारी बहुत याद आई। एट योलांडा, क्या तुम हमें भूल गई थी? आज रात हम सबको साथ मिलकर योली की जीत का जश्न मनाना चाहिए। एट एवरीवन, हाँ मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। 18 साल पहले एक भीषण आग के कारण नवजात योलांडा को एक सफाईकर्मी ने गोद ले लिया था। सफाईकर्मी की बेटी होने के नाते योलांडा को हमेशा ही तिरस्कार और बदमाशी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो लोग कभी उसे नीचा समझते थे और उसे परेशान करते थे, वे सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ तक कि उसके लिए पार्टियां भी आयोजित कर रहे हैं। योलांडा की भावनाएं उथल-पुथल से भरी थीं, लेकिन सबसे बढ़कर वह खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा महसूस कर रही थी। योली, लोगों में ये चर्चा है कि तुम गोल्डन सिटी के सबसे अमीर आदमी के बेटे को डेट कर रही हो। क्या हम आज रात उससे मिल सकते हैं? शायद ये बात उन्हें पसंद न आए। शायद उन्हें हमारी सादी सी सभाएं पसंद न आए। जब तक योली उसे आमंत्रित करेगी, वह जरूर आएगा। योली अपने प्रेमी को खुद आमंत्रित कर सकती है ना? बिल्कुल सही योली, आज रात अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आओ। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य तुम्हारी जीत का जश्न मनाना है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम बिल का भुगतान करेंगे। योलांडा ने उनके संदेशों की बौछार का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर जैकरी को भेज दिया। फिर उसने जैकरी को कई संदेश भेजे। जैकरी, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो मैं अकेले जा सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। जब से जैकरी ने फिलिप के अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर रोजमेरी को देखा है, तब से वह अपना आपा खो बैठा है। भले ही उस लड़की ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आभा, उसकी सुंदरता उसे लगातार उसकी याद दिलाती रहती थी। पिछले कुछ रातों से वह उसके बारे में सपने भी देख रहा था, उनके डेटिंग करने के बारे में, उन मोहक होठों के करीब आने के बारे में। योलांडा ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जैकरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह चिंतित होने लगी और सोचने लगी कि आगे क्या करना है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगा।
योलांडा बेहद खुश थी और उसने ढेर सारे किस और हग इमोजी भेजे। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। उसने चेहरे पर एक उदास भाव भी बना लिया। ज़ैकरी ने मन ही मन सोचा, रोज़मेरी, जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती थी और बड़े उम्र के पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, उसके लायक नहीं थी। चूंकि उसने योली को चुना था, इसलिए उसे उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहना होगा। जहां तक उसकी बात है, उसे अपने माता पिता का समर्थन मिलेगा। इस दुनिया में योली जैसी पवित्र और दयालु लड़की दूसरी नहीं होगी। रोजमेरी के फोन पर अभी अभी एक नया संदेश आया है और बीप की आवाज सुनाई दी है। रोजमेरी, आजकल तुम किस चीज में व्यस्त हो? तुम अपनी हॉट ईज हर्ब कब लोगी? तभी रोजमेरी को याद आया कि हाल ही में वह काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे केली पाइपर से नीलामी में खरीदी गई चीजें लेने का समय ही नहीं मिला था। बस एक जानकारी, वहां कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। हाल ही में हुई नीलामी में मैंने ये चीजें खरीदी। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये ले ली। मैं सच में आपकी मदद करने वाला हूँ, है ना? रोजमेरी ने जवाब दिया, ठीक है, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो मुझे भी ये जरूर पसंद आएंगे। बिल्कुल, सब बढ़िया है। केली ने वॉइस मैसेज में जवाब दिया। क्या आप आज रात फ्री हैं? हेज का एक नया क्लब खुल रहा है और उन्होंने हमें लॉन्च पार्टी में बुलाया है और वो हमारी तरफ से फ्री है। हम ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? जरूर, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे बाद में बता देना कि कहाँ। समझ गया। व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद रोजमेरी ने अपने बगल में बैठे रोमियो मैकमिलन की ओर मुड़कर कहा, मुझे आज रात कुछ काम है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। जरूर, रोमियो ने धीरे से उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, यह मानते हुए कि उसके घर पर वाकई कुछ चल रहा है और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। दूसरी ओर, चूंकि एक कार्यक्रम था और उसका खर्च सभी सहपाठियों में बांटा गया था, इसलिए उन्होंने मिलन समारोह के लिए एक अधिक शानदार जगह चुनी। इसका एक कारण ये देखना था कि एक उच्च स्तरीय क्लब कैसा दिखता है और दूसरा इस उम्मीद में कि बेहद अमीर लोगों के साथ मेलजोल रखना। आज रात की सभा के लिए योलांडा हैरिस ने सुबह जल्दी ही खुद को संवारा और तैयार किया। पतला दिखने की कोशिश में वह लगभग रात का खाना छोड़ ही रही थी। वह अपने घर की घुमावदार सीढ़ियों से एक बेहद खूबसूरत, शरीर से चिपकी हुई पोशाक में उतरी, जिसके कानों, गले और कलाई पर महंगे गहने सजे हुए थे। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जो उसे मोहक और सुरुचिपूर्ण दिखा रहे थे। नौकरानियां उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। योली, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। यहाँ तक कि योलांडा को लेने आए ज़ैकरी पेंटर भी उनकी शालीनता देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सजने संवरने पर योलांडा इतनी सुरुचिपूर्ण दिख सकती है। वह पहले से ही कोमल स्वभाव की थी, लेकिन अब सजे धजे कपड़ों में वह सौम्य, शालीन और थोड़ी चंचल लग रही थी। ज़ैकरी, तुम यहाँ हो। ज़ैकरी का हाथ पकड़ते हुए योलांडा की आवाज नरम पड़ गई। योलांडा जानती थी कि वह शायद उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, ज़ैकरी, अगर मेरे सहपाठी मुझसे पूछें कि तुम मेरे प्रेमी हो या मंगेतर, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? सच बोलो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। योलांडा ने नीचे देखते हुए कहा, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। अगर कुछ बदल जाए और मेरे सहपाठी मुझ पर हंसने लगे तो क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? ज़ैकरी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी बातचीत सुनकर इटली और ओल्गा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और तुरंत बीच में दखल देने लगे। ज़ैकरी, हमें भरोसा है कि तुम योली की दिल से परवाह करते हो। योली, ज्यादा मत सोचो। ज़ैकरी ने ऐसा कहा है, वो तुमसे झूठ तो नहीं बोलेगा, है ना? आप दोनों का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। आप लोग अपनी सभा के लिए जाए। योलांडा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ज़ैकरी की बांह को और कसकर पकड़ लिया। जब कोई नहीं देख रहा होता था तो वह जानबूझकर या अनजाने में ज़ैकरी की बांह को छू लेती थी। ज़ैकरी को वह कोमल स्पर्श महसूस होता था, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता था, लेकिन उसे यह एहसास अच्छा लगता था और वह इस करीबी संपर्क को मना नहीं करता था। दरवाजे पर करीब 7-8 सहपाठी इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि योलांडा किस कार में आएगी और उसका प्रेमी कितना आकर्षक है। जब तक पोश कार सामने नहीं आई, तब तक सबकी आंखें चौड़ी नहीं हुई। इस कार की कीमत कम से कम $2 मिलियन तो होगी ही। कुछ सहपाठियों की निगाहों के बीच ज़ैकरी काली सेडान कार से बाहर निकला। उसने विनम्रतापूर्वक योलांडा के लिए कार का दरवाजा खोला और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वाह, ये तो योलांडा है। योलांडा यहाँ है। आखिरकार तुम आ ही गए। बहुत दिनों बाद मिले, तुम बहुत बदल गए हो।
आपकी ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे झुमके भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अध्याय 93। क्या आपका हार महंगा है? कुछ लड़कियां तुरंत योलांडा के चारों ओर जमा हो गईं और उससे मिलने के लिए धक्का मुक्की करने लगीं। जैकरी ने कार का दरवाजा बंद किया, कार की चाबियां पार्किंग अटेंडेंट को सौंप दी और फिर विनम्रतापूर्वक सभी का अभिवादन किया। सभी को नमस्कार, मैं योली का मंगेतर जैकरी हूँ। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी और वे काफी आकर्षक थे और उनका व्यवहार भी शालीन था। कुछ लड़कियां आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सकीं। तुम सगाई कर रहे हो? तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा मंगेतर है। उसका इतना गरम। योली, तुम कितनी भाग्यशाली हो, इतनी खूबसूरत मंगेतर पाकर। असल बात तो ये थी कि वह पोश कार चलाता था। किसने सोचा होगा कि योली की जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी। उसका मंगेतर भी कमाल का था। वह कितनी भाग्यशाली है। योली, मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर एक शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ी है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली बात है। वो तो अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र है ना? इतनी कम उम्र में उसे गाड़ी चलाना आता है। योली, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। क्लब में प्रवेश करते समय कुछ लड़कियों ने उससे बातचीत की और कुछ लड़कियां जैकरी के साथ रुक गईं, उससे बात करने का मौका पाकर। योली, ये वो प्राइवेट रूम है जो हमने तुम्हारे लिए बुक किया था, तुम्हें कैसा लगा? पार्टी की आयोजक सोफी ने योलांडा के जवाब देने से पहले ही निजी कमरे का दरवाजा खोल दिया। योलांडा ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। ये काफी अच्छा है, हालांकि हमारी कक्षा में काफी लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि हम सब एक साथ हैं। सोफी योलांडा का मतलब समझ गई और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि बड़े कमरे उपलब्ध नहीं थे और उनमें पेय पदार्थ और नाश्ता भी नहीं मिलता था, इसलिए यही एकमात्र विकल्प था। धनी परिवार में लौटी योलांडा स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थान को नीचा समझती थी। आज का बिल मैं चुकाऊंगा, जैकरी ने धीरे से कहा, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। आप सभी ने योली के लिए यह पार्टी आयोजित की थी, उसके मंगेतर के रूप में मुझे ही खर्च उठाना चाहिए। सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैं कमरे को अपग्रेड करवा दूंगा, जैकरी ने योलांडा को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। आप सब योली के लिए जश्न मनाना चाहते हैं, आज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, आप सब बस मजे कीजिए। योलांडा भावुक तो हुई ही, साथ ही साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो और वह बहुत खुश थी। सोफी ने जैकरी को याद दिलाया, बेहतर कमरे के लिए अग्रिम भुगतान आवश्यक है। प्रीपेमेंट क्या होता है? अन्य छात्रों ने उत्सुकता से पूछा। इस क्लब में निजी कमरों को शीर्ष स्तरीय, उच्च स्तरीय, मध्यम श्रेणी और छोटे कमरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा वर्तमान कमरा मध्यम श्रेणी का माना जाता है। यदि वे शीर्ष 3 श्रेणियों में अपग्रेड करना चाहते थे तो अग्रिम भुगतान आवश्यक था। अगर आप टॉप टियर वीआईपी रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको $10 लाख से अधिक खर्च करने होंगे और आपको इसे पहले से बुक करना होगा। हाई एंड वीआईपी रूम के लिए बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी कीमत कम से कम £3 लाख होगी। प्रीमियम वीआईपी कमरा थोड़ा सस्ता है, आपको बस कम से कम ₹1 लाख अतिरिक्त देने होंगे। सोफी की ये बात सुनकर योलांडा घबरा गई। भले ही जैकरी बहुत अमीर था, लेकिन पार्टी पर इतना पैसा खर्च करने से वो जरूर 2 बार सोचेगा। उसने पहले ही गलत बात कह दी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपना कमरा अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगर वे अब ऐसा नहीं करते तो क्या इससे वह हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी? जैकरी, मुझे लगता है ये कमरा बिल्कुल ठीक है, हमें इसे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर देख लेता हूं कि सबसे ऊंचे दर्जे के कमरे के लिए बुकिंग की जरूरत है या नहीं। जैकरी उस तरह का लड़का था जिसे अपने चेहरे की बहुत परवाह थी। वह खुद को शर्मिंदा नहीं होने देगा और अपनी प्रेमिका को सार्वजनिक रूप से अपमानित होने देना तो दूर की बात है। योली, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। जैकरी 10 मिलियन खर्च करने के लिए सहमत हो गया, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी। योलांडा को जैकरी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतना लाड़ प्यार करेगा। तभी एक वेटर वहां से गुजरा। जैकरी ने विनम्रतापूर्वक उससे रोककर कमरे को अपग्रेड करने के बारे में पूछा। जैकरी को इतना सभ्य व्यवहार करते देख न केवल योलांडा बल्कि बाकी सभी लड़कियां भी उसके प्रति नर्म पड़ने लगीं। हमारे पास केवल एक ही सबसे शानदार कमरा है और हमारे बॉस ने आज रात उसे अपने दोस्तों के लिए आरक्षित कर रखा है। असुविधा के लिए क्षमा करें, आप चाहें तो उच्च श्रेणी के या प्रीमियम कमरों पर विचार कर सकते हैं। जैकरी ने राहत की सांस ली। तो चलो महंगे कमरे को ही चुनते हैं। उच्च श्रेणी के कमरे के लिए कम से कम $3 लाख का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
जैकरी ने नरमी से जवाब दिया, हमारे लिए एक शानदार कमरा बुक कर दो, उन्हें पहले अंदर आराम करने दो और मैं कार्ड में पैसे डालने के लिए तुम्हारे पीछे आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कृपया इधर आइए। अन्यत्र केली अपनी लाखों डॉलर की स्पोर्ट्स कार में क्लब के प्रवेश द्वार पर रुकी, हाथ में चाबियां घुमाते हुए बोली, हेज कहाँ है? क्या उसने नहीं कहा था कि वह मेरी कार खुद पार्क करेगा? देवियों, मैं न केवल आपकी कार पार्क करूंगा, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूं। युवा और आकर्षक दिखने वाला क्लब का मालिक उनके आगमन की सूचना मिलते ही उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी। काफी समय हो गया था, लेकिन ये लड़का दिन ब दिन और भी शरारती होता जा रहा था, उसका पूरा व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आप कैसे हैं? आपका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? हेज ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर पूछा, क्या किसी ने आपको परेशान किया है? उनकी बाईं बाली काफी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रोजमेरी ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। अगर कभी आपको कोई परेशानी हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन तुम्हारी जबान अभी भी पहले जैसी ही खराब है। क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी? केली ने उसे कार की चाबियां देते हुए कहा, ध्यान से गाड़ी चलाना, अगर खरोंच भी आए तो मरम्मत का खर्च तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, सुंदरी। हेज ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं तुम्हें एक नया खरीद दूंगा। अंदर जाकर केली ने रोजमेरी की ओर मुड़कर कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं उसका बेहतरीन संग्रह देखने जा रही हूँ। क्लब के नवीनीकरण के दौरान उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि उनके पास कीमती संग्रहणीय वस्तुओं से भरी एक दीवार है। निजी स्वीट जिनमें से प्रत्येक उच्चतम गुणवत्ता का है। ठीक है, सबसे महंगा वाला चुन लो, रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, पास खड़े एक वेटर ने धीरे से हंसते हुए कहा, वाह क्या अच्छी दोस्त है। लगता है आज रात उनके बॉस को भारी नुकसान होने वाला है। वो सारी कीमती संग्रहणीय वस्तुएं वाकई बहुत महंगी थीं। केली के जाने के बाद रोजमेरी वेटर के साथ सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। रोजमेरी। अध्याय 94। अपना मेंबरशिप कार्ड लेते ही जैकरी ने पीछे से रोजमेरी को देखा और आवाज लगाई। वाकई वह वही थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैकरी उसकी ओर बढ़ा, तभी उसे क्लब के प्रवेश द्वार पर लगे नौकरी के विज्ञापन की याद आ गई। क्या आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हैं? उसने अविश्वास से पूछा। रोजमेरी अवाक रह गई। क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? जैकरी ने उसके डिजाइनर कपड़ों को देखकर पूछा। उसकी खर्च करने की आदत को देखते हुए, कितना भी पैसा कम पड़ जाए, कम ही होगा। तुम बहुत खर्चीले हो। अब जब तुम हैरिस परिवार के साथ नहीं हो तो तुम्हें खर्च में कटौती करनी होगी। उसकी बातें सुनकर रोजमेरी ने मन ही मन सोचा, क्या वह पागल हो गया है? मैं यूली से मिलने आया हूं। मैंने अभी अभी उसके लिए सदस्यता ली है। जैकरी ने गर्व से अपना कार्ड ऊपर उठाया, मानो वह उसकी दौलत का प्रतीक हो। रोजमेरी को प्रभावित करने की उम्मीद में उसने उसे अपने सबसे सभ्य तरीके से आमंत्रित किया, अगर आप खाली हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं आती? जवाब देने की जहमत न उठाते हुए रोजमेरी जाने के लिए मुड़ गई। जरा रुको। जैकरी उसकी उदासीनता देखकर अचंभित रह गया। भले ही आप योली और मुझसे ईर्ष्या करते हो, लेकिन बुनियादी शिष्टाचार तो यही कहता है कि आपको कम से कम किसी परिचित को नमस्कार तो कहना चाहिए, है ना? रोजमेरी ने असंतुष्ट निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हारे जैसे किसी से बात नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और तुम अभी से इतने बदतमीज हो गए हो। तुम किन लोगों के साथ रहे हो कि ऐसे बन गए हो? जैकरी ने दर्द का नाटक किया। रोजमेरी को विश्वास नहीं हुआ। मैं जिनके साथ घूमता हूं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम बेवजह इसमें दखल दे रहे हो। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो इधर उधर भटकने के बजाय डॉक्टर से मिलो। जैकरी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसे उस पर दया आ गई। शायद वह नौकरी ढूंढ रही थी, चाहे बूढ़े आदमियों की सेवा ही क्यों न करनी पड़े, बस अपना गुजारा चलाने के लिए। क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? उसने पूछा। रोजमेरी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। क्या तुम पागल हो? फिर वह एक वेटर के पीछे पीछे चली गई। रोजमेरी को वीआईपी कमरों की ओर जाते देख जैकरी ने सोचा कि क्या वह यहाँ वेट्रेस की नौकरी के लिए आवेदन करने नहीं बल्कि वीआईपी में उच्च पदस्थ ग्राहकों की सेवा करने आई है। कमरे। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे उसके सदस्यता कार्ड की परवाह नहीं थी। शायद उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। यही तो होना चाहिए।
तभी वीआईपी कमरे का दरवाजा खुला और योलांडा ने हॉल में जैकरी को नाराज खड़ा देखकर पूछा, जैकरी, क्या तुम्हारे पास सदस्यता है? तुम क्या देख रहे हो? उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसने रोजमेरी जैसी दिखने वाली एक आकृति को वीआईपी कमरे में प्रवेश करते देखा। क्या वह मेरी बहन है? वह भी यहाँ है? कितनी शर्मनाक बात है। जैकरी काफी नाराज लग रहा था। योलांडा तुरंत समझ गई कि वह महिला रोजमेरी ही होगी, वरना जैकरी इतना नाराज क्यों होता। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जैकरी ने पास से गुजर रहे एक वेटर को रोककर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह क्लब कौन सी विशेष सेवाएं प्रदान करता है? विशेष सेवाएं? वेटर ने एक पल सोचा। हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं। आप किसमें रुचि रखते हैं? उनमें मनोरंजन, अवकाश और खेल श्रेणियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के भीतर कई अलग अलग विकल्प मौजूद थे। हर एक बहुत ही रोचक था। जैकरी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तो रोजमेरी सचमुच वीआईपी कमरों में रईसों की सेवा कर रही थी। इस बात का एहसास होते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने वेटर से संक्षिप्त लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। जैकरी। योलांडा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैकरी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना है। उसके जाने के बाद योलांडा को थोड़ी झुंझलाहट हुई। रोजमेरी हमेशा मुसीबत की तरह सामने आ ही जाती थी। तभी कुछ सहपाठी आ गए और योलांडा ने उनका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और उन्हें निजी कमरे में ले गई। ठीक है दोस्तों, आज की दावत योली के होने वाले पति के लिए है। आप जो चाहे खा पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करना, हम योली के होने वाले पति पर बुरा असर नहीं डालना चाहते। योली को शर्मिंदा मत करना, सोफी ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। योलांडा के मंगेतर की प्रशंसा की और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में गपशप करने लगे। उसके पिता गोल्डन सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। योलांडा ने यह बात यूं ही कैजुअली कह दी। गोल्डन सिटी का सरगना खूब पैसा कमा रहा है ना? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह पहले $10 मिलियन वाले प्राइवेट रूम के बारे में सोच रहा था। वह बहुत अमीर है। कौन सा $10 मिलियन का प्राइवेट कमरा? शायद आप लोगों को पता नहीं था कि योली का बॉयफ्रेंड पहले खूब पैसे लुटा रहा था। सब लोग जैकरी की दरियादिली की तारीफ करने लगे और योली की प्रशंसा में झूमने लगे। जैकरी बाथरूम से लौटा और कुछ लड़कियां तुरंत उसके पास आ गईं। तो तुम योली के मंगेतर हो? भविष्य में योली का ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूं। जैकरी रोजमेरी से थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया और जिसने भी उसे पीने के लिए दिया उसने ले लिया। उसने एक के बाद एक सारे पे गटक लिए। योलांडा समझ गई थी कि लड़कियां जैकरी को खुश करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि जैकरी उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो इन सब बातों में आ जाए। इसलिए वह बस आराम से बैठी रही और दूसरों से बातचीत करती रही और इस बात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुल गया और एक शरारती लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अंदर आ गया। अरे, ये तो विल्सन है। सोफी ने नए आए व्यक्ति को पहचान लिया और तुरंत उसके सामने मेज पर शराब की एक बोतल रखते हुए बोली, तुम देर से आए हो, तुम्हें पीना ही होगा। बाकी सबने भी एक साथ कहा, पी लो विल्सन। विल्सन ने उपहास उड़ाया। उसकी निगाहें सब पर घूमती हुई योलांडा पर आकर टिक गईं। उसने सुना था कि वह अपने जन्म परिवार के पास लौट आए है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुरुचिपूर्ण हो गई होगी। उस दिन उसने स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसका आकर्षक फिगर दिख रहा था। उसे पुरानी यादों का एक झटका लगा। विल्सन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कक्षा का मस्खरा और थोड़ा दबंग था। उसने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी और 20-30 लोगों के गिरोह का नेतृत्व करते हुए एक छोटा मोटा गुंडा बन गया। उसने अपने सामने रखा विस्की का गिलास उठाया, मुस्कुराया और एक ही बार में पूरा पी गया। कई लोगों ने ताली बजाए और जयकारे लगाए। आज रात का बिल मैं दूंगा। उसने गिलास एक तरफ फेंक दिया, जिसे उसके एक साथी ने तुरंत पकड़ लिया। इसके लिए आप थोड़ी देर हो चुकी हैं, सोफी ने सहजता से कहा। योली के मंगेतर ने इस आलीशान कमरे के लिए पहले ही 3 लाख पाउंड खर्च कर दिए हैं। आज रात का सारा खर्चा उसी को उठाना होगा। 3 लाख का जिक्र होते ही विल्सन की निगाहें जैकरी पर टिक गईं और उसने बर्फीले घमंड के साथ उसे गौर से देखा। कमरे में मौजूद सभी लोगों में से जैकरी का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली था। इसमें कोई शक नहीं कि वही योली का मंगेतर होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जैकरी हूँ। अध्याय 95। हालांकि जैकरी को शुरू से ही इस बदमाश लड़के में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने शिष्टाचारवश हाथ बढ़ाया क्योंकि वह योली का सहपाठी था। लेकिन विल्सन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ।
इसके बजाय उसने अपनी आवाज ऊंची करके घोषणा की, सब लोग ध्यान से सुनो, योली की मंगेतर बिल का भुगतान कर रही है। जो चाहो खाओ या पियो। ये सुनकर उसके साथियों ने तुरंत सबसे महंगे व्यंजन मंगवाना शुरू कर दिया। विल्सन, योलांडा आगे बढ़ी, इस उम्मीद में कि वह थोड़ा नरम पड़ जाएगा। लेकिन विल्सन ने बेहद ही घटिया मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, ओह, अब तुम मुझे नाम से बुलाने लगी हो। जैकरी को उनकी बातचीत अजीब लगी। तभी सोफी ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया, विल्सन, ये दावत योली की पियानो प्रतियोगिता में दूसरे स्थान की जीत का जश्न मनाने के लिए है। तो चलिए अपने गिलास उठाते हैं और योली के लिए टोस्ट करें, क्या हम ऐसा करें? उसने विल्सन के हाथ में शराब का गिलास थमाते हुए उसे इशारा किया कि वह कोई गड़बड़ न करे और दूसरों को भी महंगे व्यंजन न मंगवाने की हिदायत दी। फिर पूरी कक्षा ने खुशी से अपने गिलास ऊपर उठा लिए। हालांकि विल्सन के आदेश के तहत किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उन्होंने महंगे व्यंजन ऑर्डर करने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने महंगे पेय पदार्थों की भरपूर मात्रा में ऑर्डर दी। तो तुम योली के मंगेतर हो, है ना? योली ने प्रतियोगिता में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या तुम्हें कुछ और ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए? विल्सन ने अपना ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर दिया और जैकरी के जवाब का इंतजार करने लगा। जैकरी, योलांडा को तुरंत अपने इस शब्द पर पछतावा हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि विल्सन एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखता था। जैकरी ने एक गिलास उठाया, एक सज्जन व्यक्ति की तरह इशारा किया और पी गया। तुलनात्मक रूप से वह विल्सन की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत और सुसंस्कृत प्रतीत होता था, जिससे उसे निडरतापूर्वक प्रशंसा मिली। अन्य लड़कियों से मिलने वाली प्रशंसा। विल्सन लगातार पीता रहा और जैकरी भी उससे पीछे नहीं रहा और उसने भी बराबर गिलास पी लिए। उसका मूड खराब था क्योंकि उसकी मुलाकात अभी अभी रोजमेरी से हुई थी, इसलिए शराब ने उसका ध्यान भटकाने का अच्छा काम किया। इसके बाद विल्सन ने पूरी बोतल उठाई और सीधे उसी से पीने लगा। जैसे ही जैकरी उसके साथ शामिल होने वाला था, योलांडा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जैकरी, बस करो। मुझे तुम्हारी बधाई मिल गई है। अब और मत पियो। अगर तुम पीते रहोगे तो हम घर कैसे जाएंगे? पिया हुआ, ऐसा कौन सा आदमी है जो शराब नहीं पीता? विल्सन ने जैकरी की ओर देखते हुए चुनौती भरे लहजे में कहा, इस पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है। उसके ताली बजाने पर 7-8 महिलाएं अंदर आईं। वे सभी सजी धजी थीं और जाहिर तौर पर वे स्थानीय वेश्याएं थीं। विल्सन, आखिरकार तुमने हमें अंदर आने ही दिया। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पैर सुन्न हो गए हैं। तुम्हें हमारी मालिश करनी चाहिए। कई महिलाओं ने विल्सन की प्रशंसा की। विल्सन ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा करते हुए कहा, मेरी एक दोस्त की सगाई हो चुकी है। मैंने आज आपको यहाँ उसके मंगेतर का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। ओह, ये खूबसूरत नौजवान यहाँ। मुझे आश्चर्य है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। जोशीली लड़कियां या सौम्य लड़कियां? महिलाओं ने झटपट उसे घेर लिया। विल्सन, इससे ज्यादा मत खींचो। सोफी ने तुरंत विरोध किया। योलांडा ने जैकरी की बांह को कसकर पकड़ लिया और कहा, मेरी मंगेतर से दूर रहो। मुझे शौचालय जाना है। जैकरी विल्सन के इस व्यवहार को काफी समय से बर्दाश्त कर रहा था। वर्षों की अच्छी परवरिश ने उसे अपना संयम बनाए रखने में मदद की थी। जैकरी को जाते देख विल्सन ने ताना मारा, उसका गुस्सा तो बहुत जल्दी फूट जाता है। उसके कुछ चमचे हंसने लगे। योलांडा ने विल्सन को घूरकर देखा और जाने ही वाली थी कि विल्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौचालय में जैकरी ने अपना चेहरा धोया और मन ही मन सोचने लगा कि योली के दोस्त अच्छे लोग नहीं हैं। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय वह जल्दी निकल जाना बेहतर समझता है। जब वह सोच रहा था, तभी उसने कुछ लड़कियों को हाथ धोते हुए बातें करते हुए सुना। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, गोल्डन सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा योलांडा जैसी लड़की में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। हम सभी लड़कियां उससे बेहतर हैं, है ना? उसकी परवरिश एक सफाईकर्मी ने की थी, उसमें गरीबी की बू साफ झलकती है। भले ही वह अच्छे कपड़े और महंगे गहने पहनती हो, फिर भी उसकी खराब छवि छिपती नहीं है। उसे इतने सारे गहनों के साथ देखना हास्यास्पद है। यह मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह बस हमारे सामने दिखावा करने के लिए ऐसा करती है। कितना सही। जैकरी बाहर आकर उन्हें अपनी जबान संभालकर बोलने की चेतावनी देने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने कहा, वह तो बस खुशकिस्मत है कि उसके पिता एक बड़े व्यापारी हैं। हमारा क्या, भले ही हम अच्छी लड़कियां हों, किसी को परवाह नहीं। मुझे लगता है कि जैकरी विल्सन के प्रति काफी विनम्र है। उसे शायद योलांडा और विल्सन के पिछले रिश्ते के बारे में पता नहीं है ना?
इतना ही नहीं, उनका पहले भी रिश्ता था, वे साथ सोए भी थे। मुझे यकीन है कि विल्सन कोई अच्छा आदमी नहीं है, उससे कुछ न कुछ ड्रामा जरूर होने वाला है। जैकरी वहीं रुक गया, जब तक वे चले नहीं गए तब तक वह हिल भी नहीं सका। योली का उस बदमाश लड़के से पहले अफेयर था। और क्या वे दोनों साथ सोए थे? क्या योली ने पहले यह नहीं कहा था कि वह उसका पहला प्यार था? और उससे याद आया कि कुछ समय पहले तक वह चुंबन करने में कितनी अनाड़ी थी, और उसने कहा था कि यह उसका पहला चुंबन था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उससे झूठ बोला हो? इसी बीच दूसरे कमरे में हेज ने हाथ जोड़कर विनती की, देवियो, मुझ पर दया कीजिए। ये पहले ही लाखों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है और मुझे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। देखो तो सही, ये तो बस शराब की 2 बोतलें खोलना है। केली ने एक और बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा। हेज दर्द से कराह उठा। देवियो, यह एक लिमिटेड एडिशन विस्की है जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है। रोज, क्या तुम उसे नहीं रोकोगी? क्या हमारी दोस्ती इस 10 लाख डॉलर के लायक नहीं है? केली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल सही, रोजमेरी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, ये फायदेमंद है। हेज की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। बात पैसों की नहीं है, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कल तुम लोगों को हैंगओवर न हो जाए। जब वाइन हो तो पी लो, है ना रोज? केली ने अपनी वाइन की चुस्की ली और बोली, बहुत बढ़िया। लिमिटेड एडिशन वाकई अच्छा है, बस अफसोस की बात है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा रोज के लिए बहुत ज्यादा है। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो चलते हैं। अगर वे अभी नहीं गए तो हेज सचमुच अपना आपा खो सकता है। आप लोग जाए। केली खड़ी हुई और बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ, हेज। मेरी गाड़ी तैयार रखिए। हाँ मैम। कमरे में शराब की तेज गंध थी। जैसे ही रोजमेरी बाहर निकली, हेज ने उसे एक बैंक कार्ड थमा दिया। वह थोड़ी असमंजस में थी। यह मैं आपको आपके पैसे वापस कर रहा हूं जो मैंने आपसे उधार लिया था। रोजमेरी को याद आया कि हेज ने पहले भी उससे काफी दवाएं ली थी क्योंकि उसका परिवार बीमार था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से है, इसे शराब की कीमत समझ लीजिए। आखिरकार उन दवाओं को बनाना उसके लिए आसान था, लेकिन हेज की शराब सीमित संस्करण की थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक पुरुष हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। और भले ही आज रात तुम लोगों ने मेरी शराब की कुछ बोतलें पी लीं, मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साझा करके खुशी हुई। हेज ने उसे कार्ड देते हुए कहा, कृपया इसे स्वीकार करें। उन्होंने उसके बालों को भी धीरे से छुआ। अध्याय 96। जैकरी ने दूर से सब कुछ देखा और वह गुस्से से उबल रहा था। वह अब और अपना गुस्सा रोक नहीं सकता था। रोजमेरी और हेज दोनों ने उसकी ओर देखा और जैकरी को उनकी ओर गुस्से से आग बबूला होकर आते हुए देखा, मानो वह किसी अपमानित प्रेमी की तरह भड़क रहा हो। तो ये है तुम्हारा शुगर डैडी? जैकरी ने हेज की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि हेज वाकई हैंडसम, कूल और अमीर था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि रोजमेरी उस पर फिदा थी। लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। क्या तुम्हें सबके सामने ऐसा करने में जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने क्या कहा? हेज ने अचानक जैकरी का कॉलर पकड़ लिया। फिर से कहो, तुमने उसके बारे में अभी क्या कहा? वह तुमसे पहले भी ऐसे हालातों से गुजर चुकी है। भाड़ में जाओ। हेज ने तुरंत उसे एक घूंसा मार दिया। तभी मेहमानों के लिए पेय पदार्थ लेकर आ रहे एक वेटर को जैकरी ने टक्कर मार दी और बोतलें जमीन पर गिरकर टूट गईं। तेज आवाज ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने निजी कमरे का दरवाजा खोला और कहा, योली, तुम्हारी मंगेतर की पिटाई हो रही है। आकर देखो। क्या? योलांदा दौड़कर बाहर निकली और उसने देखा कि एक बेफिक्र दिखने वाला युवक जैकरी को पीट रहा था और उसे सख्ती से चेतावनी दे रहा था। मैं रोजमेरी की रक्षा करूंगा, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी उसके बारे में बुरा भला कहते सुना तो आईसीयू में अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ। जैचरी को फिर से एक घूंसा मारा गया, फिर हेज ने उसे टूटे हुए कांच पर फेंक दिया। कई सहपाठियों ने ये देखा और हैरान रह गए। आखिर हो क्या रहा है? क्या जैकरी गोल्डन सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा नहीं था? उसे क्यों पीटा जा रहा था और कोई उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा था? जैकरी, क्या तुम ठीक हो? योलांदा जल्दी से उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। जैकरी की बांह पर कांच के टुकड़े देखकर योलांदा ने गुस्से से हेज की ओर देखा। जैकरी ने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें गुस्सा आया? तुम बिना किसी वजह के किसी को पीट रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? मैं पुलिस हूं। हेज ने उन्हें घमंडी नजरों से देखा।
अगर पसंद नहीं आया तो मुझ पर मुकदमा कर दो। चूंकि यह एक नया खुला क्लब था, इसलिए हर कोई नहीं जानता था कि वह मालिक है, लेकिन उसकी यह बात सुनकर हर किसी को उसके पीछे छिपी अपार शक्ति का एहसास हुआ, खासकर उसके अहंकार और उसके आलीशान कपड़ों का। क्या हुआ? केली बाथरूम से बाहर आए और ये दृश्य देखकर थोड़ी हैरान रह गई। योलांडा ने हेज के पीछे खड़ी लड़की की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, बहन, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए? जैकरी तुम्हारी देखभाल कर रहा था, उसे डर था कि तुम पैसों के चक्कर में भटक जाओगी और उसने कोशिश की थी। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। और तुम, जैकरी को तुम्हारे लिए चोट खाते देखकर क्या तुम्हें जरा सा भी अपराधबोध नहीं होता? रोजमेरी को उनसे निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, चलो चलते हैं। पकड़ना। योलांडा अपने सभी सहपाठियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसने जैकरी को उठाया और रोजमेरी से जोर से पूछा, क्या तुम सबको ये बताने की हिम्मत करती हो कि तुम्हारे कितने बुरे आदमी हैं? किसके साथ रहे हो? उसके पीछे बैठे सभी सहपाठी हैरान थे। आखिर हुआ क्या? इस खूबसूरत लड़की को एक अधेड़ उम्र के आदमी ने स्पॉन्सर किया था, और ऐसा लग रहा था कि कई अधेड़ उम्र के आदमी उसे स्पॉन्सर कर रहे थे। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है? रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसका उदासीन भाव किसी रानी जैसा था। ओह, तो आप ऐसा करने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। आपने कितनी लग्जरी कारों में सफर किया है, और जब आप बुजुर्ग पुरुषों के साथ होटल जाती हैं तो क्या आप इन बातों को स्वीकार करती हैं या इनकार करती हैं? रोजमेरी को यह बेतुका लगा। वह कभी बड़े उम्र के पुरुषों के साथ होटल गई थी क्या? क्या हुआ, तुम्हारी जबान बंद हो गई है? योलांडा को लगा कि रोजमेरी अचानक हुए इस सवाल से घबरा गई है और जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए उसने ताना मारते हुए कहा, ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जिसे तुम्हारी गंदी बातों से कोई आपत्ति न हो। तुम पाखंडी चुड़ैल हो। केली ने अचानक अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली और बोली, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह झपटी और योलांडा के बाल पकड़ लिए। जैकरी ने योलांडा को बचाने की कोशिश की, लेकिन केली ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे वह फिर से कांच के टुकड़ों पर जा गिरा। तुम अपनी प्रेमिका को काबू नहीं कर सकते, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूं? केली ने एक हाथ से योलांडा के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम किसे गंदा कह रहे हो? दोबारा कहने की हिम्मत है? कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तुम कौन हो बे? जैकरी, जो कांच के टुकड़ों में गिर गया था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, गुस्से से बोला, तुमने हद पार कर दी है। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। जाओ, पुलिस को बुलाओ। तुम्हें लगता है मैं डरती हूं? केली उसे थप्पड़ मारती रही। तुमने कहा कि मैंने हद पार कर दी। बिल्कुल, मैं समय रहते रोजमेरी की रक्षा करने में नाकाम रही और तुम्हें इतने लंबे समय तक उसे परेशान करने दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम रोजमेरी के सामने अकड़ दिखा रहे हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूं, आगे से रोजमेरी से दूर रहना। केली ने योलांडा को जमकर फटकार लगाई और उसे कांच के टुकड़ों में फेंक दिया। अन्य छात्र स्तब्ध रह गए और हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें इस लड़की के इतने उग्र स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। आज मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता दूं, जो भी रोजमेरी को धमकाने की हिम्मत करेगा, वो हमसे, पाइपर परिवार से, पंगा ले रहा है। मैं तुम्हें देखते ही पीट दूंगा। केली की निगाहें सब पर घूम गईं और उनके चेहरे पर एक ठंडी सी अनुभूति छा गई। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आइए पाइपर ग्रुप में मुझसे मिलिए। आसपास के सभी छात्र अचंभित रह गए। सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान उजागर करने का उसका साहस ये दर्शाता था कि वह किसी से नहीं डरती थी। ये जानते हुए कि वह पाइपर ग्रुप से है, उसके आसपास के लोग पीछे हट गए। यह एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय समूह है। उन्होंने बताया कि परिवार में एक राजकुमारी है जिसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। क्या वह यहीं पर सही लड़की हो सकती है? मेरा नाम केली है, याद रखना। केली ने यह धमकी दी, फिर मुस्कुराते हुए रोजमेरी की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हारे भले के लिए मैंने खुद को रोक रखा था। रोजमेरी समझ गई थी कि केली ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। आमतौर पर वो उन्हें पीट पीट कर अपाहिज बना देती। खैर, पाइपर परिवार शक्तिशाली था और किसी से नहीं डरता था। आज नए क्लब का भव्य उद्घाटन था और केली नहीं चाहती थी कि वह जगह खून की गंध से, खासकर इन बदमाशों के खून की गंध से दूषित हो। चलो चलते हैं, रोजमेरी ने उदासीनता से कहा और तीनों एक साथ चले गए। योली, जैकरी, क्या तुम दोनों ठीक हो? सोफी और अन्य छात्रों ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर आगे आकर मदद करने का फैसला किया। मुझे माफ करना, पाइपर परिवार बहुत ताकतवर है, हमने उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की।
सोफी ने वेटर पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, इस क्लब में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? मैडम, हम तो बस मजदूर हैं, जिंदगी मुश्किल है। वेटर ने कहा, ये पाइपर परिवार की मालकिन है। भला कौन इन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा? योलांडा जानती थी कि पाइपर परिवार का प्रभाव इतना अधिक था कि अगर ट्रैंक्विल सिटी और गोल्डन सिटी के सबसे धनी लोग भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे पाइपर परिवार को हल्के में नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए। बेहद गंभीर मामला है, इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। योलांडा ने सुना था कि पाइपर परिवार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वह केवल दांत पीसकर खड़ी हो सकी और बोली, मैं ठीक हूं। मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी बहन को अपनी कोई परवाह नहीं है। तुम और जैकरी बस उसकी चिंता कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है। सोफी ने मध्यस्थता करने का नाटक किया। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। पिटाई से योलांडा का चेहरा सूजा हुआ था और उसने जैकरी को रिसेप्शन की ओर ले जाने में मदद की। जैकरी को भी बेहद असहज महसूस हो रहा था और वह जल्द से जल्द भुगतान करके वहां से निकलना चाहता था। अध्याय 97। कमरा नंबर 2201। हिसाब चुकाने का समय हो गया है। जी हाँ महोदय। कैशियर ने बिल बनाया और फिर आदरपूर्वक कहा, आज रात का आपका कुल खर्च 670,000 डॉलर है। आपके खाते में केवल 500,000 डॉलर हैं। आपको अभी भी 170,000 डॉलर का भुगतान करना होगा। तुमने क्या कहा? योलांडा चौंक गई। उसने बिल पर एक नज़र डाली और उस पर 70 से अधिक महंगी शराब की बोतलें लिखी हुई थीं। विल्सन और उसके साथी शराब को पानी की तरह गटक रहे हैं। सोफी ने योलांडा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये कब था? अभी अभी, जब आप और जैकरी चले गए थे। उन्होंने न सिर्फ शराब खत्म नहीं की, बल्कि उसे चारों तरफ गिरा भी दिया। वे तर्क की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तभी एक कर्मचारी ने रिसेप्शनिस्ट के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसने कैलकुलेटर पर दोबारा गणना की। माफ कीजिए महोदय, आपके दोस्तों ने हमारे सोफे को गंदा कर दिया और दीवार पर दाग लगा दिए। और आपने गलती से ऊपर के गलियारे में हमारी कई बोतलें तोड़ दी। 170,000 डॉलर के बकाया के अलावा आपको भुगतान करना होगा। इसके अलावा 300,000 डॉलर का हर्जाना भी शामिल है। कुल मिलाकर 470,000 डॉलर। क्या? इस बार योलांडा पूरी तरह से हैरान रह गई। जैकरी का चेहरा भी बिगड़ गया। उसने अपने कार्ड में केवल 500,000 डॉलर ही जमा किए थे और अब उसे 470,000 डॉलर अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे थे। ये पार्टी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विल्सन कहाँ है? योलांडा ने गुस्से से पूछा। वह कुछ देर पहले चला गया। दुर्भाग्य से वह जल्दी निकल गया था और योलांडा और जैकरी को अचानक घूंसा मारे जाने का तमाशा देखने से चूक गया। योलांडा इतनी गुस्से में थी कि वह अपने दांत पीस रही थी और अनजाने में ही उसने जैकरी की बांह पकड़ ली। जैकरी। उसे आश्चर्य हुआ जब जैकरी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बिल का भुगतान किया और गुस्से में वहां से चला गया। जैकरी, रुको जैकरी। आसपास मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि जैकरी बहुत गुस्से में था। लगता है वो उतना उदार नहीं था जितना सब सोचते थे। जब जैकरी कार लेने गया तो उसने पाया कि उसकी पोश पर खरोंचें लगी हुई थीं। इसमें कोई शक नहीं कि यह काम केली ने ही किया था। यह देखकर योलांडा गुस्से से आग बबूला हो गई। केली ने हद पार कर दी। इतनी महंगी कार के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने न सिर्फ कार पर खरोंचें डाली, बल्कि उस पर 2 कछुए भी बना दिए। पहली बार जैकरी ने योलांडा के लिए कार का दरवाजा नहीं खोला। वह गुस्से में अंदर बैठा और योलांडा को खुद दरवाजा खोलना पड़ा। जैकरी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि विल्सन इतना बदतमीज है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जैकरी ने अचानक पूछा। योलांडा चौंक गई और जल्दी से बोली, हम तो बस सहपाठी हैं, नामात्र के परिचित हैं। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा है तो मैं सोफी और बाकी लोगों को उसे आमंत्रित न करने के लिए कह देती। जैकरी मन ही मन चिढ़ गया। अगर वे करीबी दोस्त नहीं थे तो विल्सन उसे निशाना बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? क्या ये सब महंगी ड्रिंक्स सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऑर्डर की गई थी? घर पहुंचकर कुछ दवाइयां ले लेना, जैकरी ने अचानक कहा। योलांडा को लगा कि जैकरी उस पर भरोसा करता है और उसकी परवाह करता है, और उसने तुरंत कहा, तुम भी। जब तुम घर जाओ तो पहले अच्छी तरह से कीटाणुरहित कर लेना, फिर दवा लगाना। घाव में संक्रमण मत होने देना, समझी? ठीक है, जैकरी ने औपचारिकता से जवाब दिया और उसे उसके दरवाजे तक छोड़ दिया।
उसने गाड़ी से बाहर निकलकर उसे जाने का इशारा भी नहीं किया। ज़ैकरी, योलांडा ने उसके उदासीन चेहरे की ओर देखा। सहज ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आज रात आपको इतना खर्च करवाने के लिए मुझे खेद है, मैं आपको अतिरिक्त पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन सच कहें तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे, ये तो बस दिखावा था। कोई जरूरत नहीं। ज़ैकरी ने उसकी तरफ देखा। केली के भूसे से उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके झुमके और हार सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े दागदार थे। उसे अचानक याद आया कि उसकी सहपाठियों ने उसके इतने सारे चमकीले गहने पहनने के बारे में क्या कहा था। वे आपस में मेल नहीं खाते थे, लेकिन वह उन्हें एक साथ पहनने पर अड़ी रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन सभी महंगी चीजों को पहनने के बावजूद भी उससे एक नकारात्मक छवि झलकती थी। अब उसे देखकर लगता है कि उनकी बात में दम हो सकता है। ज़ैकरी, योलांडा ने उसकी बेरुखी भरी निगाहों को देखा, जिनमें थोड़ी सी नफरत भी झलक रही थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मौजूदा हालत उसे असहज कर रही थी? ये सोचकर योलांडा ने जल्दी से अपने बाल और गहने ठीक करने की कोशिश की। लेकिन उसने जितनी ज्यादा कोशिश की, मामला उतना ही बिगड़ता चला गया। मुझे चोट लगी है, मैं तुम्हें कार से बाहर नहीं निकालूंगा। ज़ैकरी का संदेश स्पष्ट था, वह अब जा सकती है। अच्छा, घर पहुंचकर थोड़ा आराम कर लेना। ये जानते हुए कि रुकने से कुछ नहीं बदलेगा, योलांडा कार से उतर गई और उसे धीरे से हाथ हिलाकर विदा किया। ज़ैकरी, ध्यान से गाड़ी चलाना और घर पहुंचकर मुझे। उसके वाक्य पूरा होने से पहले ही ज़ैकरी की कार वहां से चली गई। एटली लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक का आनंद ले रहा था, तभी उसने योलांडा को बिखरे बालों में अंदर आते देखा। योली, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम सहपाठियों की पार्टी में जा रही हो। लगता है उसने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली थी, मुझे यकीन है सबके कपड़े ऐसे ही दिख रहे होंगे। ओल्गा को ज्यादा परवाह नहीं थी, उसने अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया और फिर कुछ याद आया। रुको, ज़ैकरी कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? क्या तुम अंदर आओगे? क्या वह अभी भी बाहर है? उसे अंदर बुलाओ, तुम्हारे पिताजी ने अभी अभी हमारे पड़ोसी से शराब की एक बढ़िया बोतल खोली है। जैसे ही योलांडा करीब आई, एटली ने देखा कि सिर्फ उसके कपड़े ही गंदे नहीं थे, वह घायल थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था। योली, क्या हुआ? ओल्गा ने भी यह बात नोटिस की और आश्चर्य से बोली, और तुम्हारा हाथ भी। मिस योली, मैं प्राथमिक चिकित्सा किट ले आता हूँ। मिस योली, एक पल रुकिए, मैं आपके लिए एक आइस पैक लाती हूँ। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही दोनों नौकरानियां सामान लाने के लिए दौड़ पड़ी। योलांडा सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, पिताजी, आज रात हमारी मुलाकात रोजमेरी से हुई। वह एक अमीर लड़के के साथ वीआईपी कमरे में थी। ज़ैकरी ने उसकी भलाई के लिए अपनी बात कह दी और फिर अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस अमीर लड़के ने ज़ैकरी को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि रोजमेरी उसकी सुरक्षा में है, और अगर किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वह कल का दिन नहीं देख पाएगा। कितना घमंडी बदमाश है। ओल्गा गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, ये कौन है? ज़ैकरी पर हमला करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने उसे बताया था कि ज़ैकरी गोल्डन सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा है? तुम्हारा क्या? तुम्हें चोट कैसे लगी? एटली ने पूछा। रोजमेरी एक महिला मित्र को साथ लाई थी। योलांडा ने नौकरानियों में से एक से बर्फ की पट्टी ली और उसे अपने चेहरे पर लगाते ही दर्द से कराह उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी आदतें सुधार ले, लेकिन उसकी सहेली ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। क्या उसने ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर आदमी की बेटी को मारने की हिम्मत की? ओल्गा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका नाम क्या है? मैं अभी किसी को बुलाकर उसे सबक सिखाऊंगी। अध्याय 98। माँ, वो औरत बहुत बड़ी हस्ती है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हम क्यों न करें? ओल्गा को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने तुम्हें पहले ही इतना परेशान कर दिया है। भले ही हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, मैं उससे तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मंगवाऊंगी। उसने मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत कैसे की? मैं चाहती हूँ न सिर्फ वह बल्कि उसका पूरा परिवार मेरी बेटी से माफी मांगने आए। उसे चिकित्सा बिलों का भुगतान भी करना होगा। हाँ, और भावनात्मक पीड़ा के लिए मुआवजा, साथ ही अन्य सभी संबंधित खर्चे। मम्मी, पापा, योलांडा ने होंठ काटते हुए और बेहद दयनीय दिखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। अधीर होकर ओल्गा ने आग्रह किया, बताओ, उसका नाम क्या है? कुछ मत छुपाओ, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम तुम्हारे लिए उनसे बदला लेंगे। सही। शुरू में योलांडा को चिंता थी कि वे स्थिति का सामना करने से बहुत डरेंगे।
अब उनका उत्साह देखकर उसने धीरे से कहा, उसका नाम केली है, वह पाइपर परिवार की बेटी है। ये सुनकर एटली और ओल्गा दंग रह गए। केली, पाइपर परिवार की बेटी? उसने कहा कि जो भी उससे पंगा लेगा वो पाइपर परिवार से पंगा लेगा। अगर हमें ये पसंद नहीं है तो हम उसे पाइपर ग्रुप में ढूंढ सकते हैं। एटली और ओल्गा अवाक रह गए, उनके चेहरे के भाव स्तब्ध रह गए। सभी जानते थे कि पाइपर ग्रुप के मिस्टर पाइपर अपनी इस बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर कोई इस बारे में उनसे पूछता तो शायद वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते। समरफील्ड में पाइपर परिवार का काफी प्रभाव था। अगर वे अपने सारे संसाधन भी एक साथ लगा लें तब भी वे पाइपर परिवार पर शायद ही कोई असर डाल पाएंगे। ये सब व्यर्थ था। योली, माँ जानती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और यह सब रोजमेरी की वजह से हुआ है। बस इंतजार करो, मैं उससे हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। ओल्गा जानती थी कि वह पाइपर परिवार के सामने शक्तिहीन है, इसलिए वह अपना गुस्सा केवल रोजमेरी पर ही निकाल सकती थी। रोजमेरी, जिसके पास कुछ नहीं था, गरीब थी और उसने ऐसे शर्मनाक काम किए थे। ये वाकई रोज की गलती है। वो सही रास्ते से भटक गई और योली ने दयालुता से उसे वापस सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से लोगों पर हमला भी करवाया। एटली ने अपने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें उसे फोन करके खरी खोटी सुनानी चाहिए। उसे योली से माफी मंगवानी चाहिए। चलो अभी उसे फोन करते हैं। ये देखकर कि वे केवल कमजोरों को धमकाने की हिम्मत करते हैं और पाइपर परिवार का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, योलांडा को कुछ हद तक निराशा हुई, लेकिन साथ ही वह असहाय भी महसूस कर रही थी, क्योंकि हैरिस परिवार के पास पाइपर परिवार के सामने खड़े होने की ताकत ही नहीं थी। जैसे ही रोजमेरी घर पहुंची, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि ओल्गा का फोन है और वह तुरंत समझ गई कि बात किस बारे में है। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर मुख्य हॉल में चली गई। दादी ग्रेस हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी और दादी ग्रेस का केवल एक ही बेटा था जिसका नाम इटली था। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो वह उन पर गुस्सा नहीं करती थी। दादी ग्रेस के बारे में सोच रहा हूँ। वह अपने बेडरूम में गई और कैडेन न्यूटन को फोन करके उस बुजुर्ग महिला की हाल की स्थिति के बारे में पूछा। रोज, ग्रेस हैरिस से मिले हुए कितने दिन हो गए हैं? ग्रेस आजकल ज्यादा बार और ज्यादा देर तक जाग रही है। आपके निर्देशों का पालन करते हुए हमने हैरिस परिवार को इस बारे में नहीं बताया है। इस बारे में, और ग्रेस ने खुद कहा कि वह उनसे मिलना नहीं चाहती। क्या उसका मूड स्थिर है? रोजमेरी ने धीरे से पूछा। वो ठीक है, बस तुम्हें बहुत याद कर रही है। वो नर्सों से बार बार फोन मांग रही है ताकि तुम्हें कॉल कर सके, लेकिन वे उसे यही कहती हैं कि तुम अक्सर आते हो और जैसे ही वो थोड़ी देर जागती रहेगी तुम आ जाओगे। जितना अधिक समय बीतता जाएगा आप दोनों मिल पाएंगे। ओल्गा ने ग्रेस का फोन जब्त कर लिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अचानक जाग न जाए और रोजमेरी से संपर्क न कर ले, जिससे भ्रम की स्थिति में वह अपनी सारी संपत्ति रोजमेरी के नाम न कर दे। इसीलिए उसने किसी को भी फोन करने की अनुमति नहीं दी। ग्रेस के आसपास फोन, मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। रोजमेरी की आवाज शांत थी। बहुत बढ़िया, मेरे पास एक जटिल मामला है, क्या आप कल इसकी जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर। कॉल खत्म करने के बाद रोजमेरी ने ओल्गा के व्हाट्सएप संदेशों की बाढ़ देखी। तुम कतई शर्मनाक हो। हैरिस परिवार ने तुम्हें पालने पोसने में इतने सालों तक अथक परिश्रम किया, फिर भी तुम जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाते। योली ने तुम्हें सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की और तुम अपने दोस्तों को उस पर हमला करने के लिए उकसा रहे हो। देखो अब वो क्या बन गई है। मैं मांग करता हूं कि आप तुरंत यहां आएं और योली से दिल से माफी मांगें। शायद रोजमेरी से तुरंत कोई जवाब न मिलने के कारण ओल्गा ने कई और संदेश भेजे, जिनमें से सभी में रोजमेरी का अपमान किया गया था। हैरिस परिवार ने इतने सालों तक तुम सबकी परवरिश में जो मेहनत की वो व्यर्थ गई। अगर वे एक कुत्ता पाल लेते तो कम से कम वो घर की रखवाली तो कर सकता था। तुम तो कुत्ते के भी लायक नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं योली से माफी मांग लेता तुरंत, और उसकी माफी पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी यहीं आओ। क्या तुमने मुझे सुना? रोजमेरी ने उससे कहा, क्या तुम पागल हो? फिर उसने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया और नहाने और सोने की तैयारी करने लगी। इसी क्षण दरवाजे के बाहर से एडिथ की आवाज सुनाई दी। श्रीमती रोज, क्या आप सो रही हैं? मालकिन चाहती हैं कि आप सूप पीने के लिए नीचे आएं। रोजमेरी को भूख नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मां की दयालुता को ठुकराया नहीं। उसने रात की दवाइयां पैक की और नीचे चली गई। सेरेना कॉलिंस ने लुइसा के सामने सूप का एक कटोरा रखा और प्यार से कहा, मां, ये रहा आपका सूप।
फिर उसने एक और कटोरा परोसा और उसे केनेथ कॉलिंस को देते हुए कहा, पिताजी, यह आपका है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। केनेथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनका बच्चा दिन ब दिन अधिक समझदार होता जा रहा है। लुइसा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सेरेना, तुम्हें इन छोटी मोटी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें यह नहीं पता था कि वह उनकी जैविक संतान नहीं है, तब से ही कोलिंस परिवार हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करता आया है। 18 साल तक चलने वाला नाटक भी रिश्ते बना देता है। इतने लंबे समय तक उनके प्रति उनके सच्चे स्नेह की तो बात ही अलग है। हालांकि वह उनकी जैविक बेटी नहीं थी, लेकिन उससे पहले की तरह ही आज्ञाकारी और विनम्र देखकर, यहाँ तक कि उनके सामने सूप को एक छोटी सी बात की तरह परोसते हुए देखकर लुइसा को बहुत सुकून मिला। रोजमेरी को नीचे आते देख लुइसा मुस्कुराए और बोली, रोज, तुम यहाँ हो। आओ, माँ के बगल में बैठो। बहन, ये तुम्हारा सूप है। सेरेना ने रोजमेरी को खुद एक कटोरी सूप परोसा और उसके बाद ही उसने खुद परोसा। सेरेना कितनी समझदार है, अपनी बहन के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। लुइसा ने रोजमेरी को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, जल्दी करो और इसे गर्मागर्म पी लो। रोजमेरी ने एक चम्मच सूप लिया और उसे अपने मुंह के पास ले गई। उसे एक जानी पहचानी सी गंध आई। क्या ये भांग के बीजों की गंध थी? इस प्रकार की चीनी जड़ी बूटी का प्रयोग अक्सर कब्ज के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता था, लेकिन रोजमेरी को एक और दवा, क्रोटन टिग्लियम की गंध भी आई। वह हल्की सी मुस्कुराए। क्या वे उसे दस्त करवाना चाह रहे थे? रोजमेरी ने अचानक ऊपर देखा और पाया कि सेरेना और माथा छुपकर उसे देख रही हैं। जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। रोजमेरी ने चम्मच नीचे रख दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी खिल उठी। माथा की शिक्षाओं की बदौलत सेरेना इतनी समझदार हो गई है। चूंकि सेरेना ने खुद ये सूप परोसा है, इसलिए माथा को पहले इसका स्वाद चख लेना चाहिए। माथा को तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। श्रीमती रोज, आप बहुत दयालु हैं। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, मैं इतना कीमती भोजन कैसे खा सकती हूँ? बिल्कुल खा सकती हो। रोजमेरी ने सूप उसके सामने रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हमने तुम्हें अपने घर में कभी नौकरानी की तरह नहीं रखा, और वैसे भी ये सिर्फ एक कटोरी सूप ही तो है ना मम्मी पापा? हाँ, रोज बहुत दयालु है, बस इसे खा लो, केनेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन माथा ने अपने सामने रखे सूप को खाने की हिम्मत नहीं की। उसने निगलते हुए अजीब सी मुस्कान दी। महोदया, शायद आपको पता न हो, लेकिन मेरा पेट आजकल ठीक नहीं है। कृपया पहले सुश्री रोज को ये सूप पीने दें। आपकी सहृदयता के लिए धन्यवाद, सुश्री रोज। सूप प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड और सूक्ष्म तत्वों से भरपूर है, जो आंतों की म्यूकोसल मरम्मत को बढ़ावा देने में लाभकारी है। माथा, आपका पेट ठीक नहीं है, आपको और सूप पीना चाहिए। माथा के मना करने का इंतजार किए बिना रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, इसमें कुछ अच्छे तत्व भी मिलाए गए हैं। माथा, तुम्हें इसे एक बार जरूर आजमाना चाहिए। माथा को लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की किसी शैतान जैसी है। वह सिर्फ सूंघकर कैसे जान सकती है कि उसमें क्या मिलाया गया है? माथा, क्या तुम्हें लगता है कि जो चम्मच मैंने पहले इस्तेमाल किया था वो गंदा है, इसलिए तुम खाना नहीं खाना चाहती? रोजमेरी ने उसके लिए एक नया चम्मच बदल दिया। उसे अभी भी हिलते हुए न देखकर उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। क्या इसलिए कि मैं अभी अभी घर आई हूं और अब कोई मेरी बात नहीं सुनता? माथा, केनेथ अपनी प्यारी बेटी को खुद पर संदेह करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अगर रोज चाहती है कि तुम खाओ, तो बस खा लो, ये सिर्फ एक कटोरी सूप है। रोज, ज्यादा मत सोचो, आखिर सब तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते? लुइसा ने दया भाव से कहा। शायद इसका कारण यह है कि मैं घर देर से आती हूँ, सब लोग मेरी बहन की बात ज्यादा सुनते हैं। अगर मैं किसी को कुछ अच्छा खाने को देना भी चाहूं, तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। ये शब्द सुनकर केनेथ और लुइसा को तुरंत कुछ समझ आ गया। जी हाँ, ये नौकर सेरेना के साथ लंबे समय से थे, स्वाभाविक रूप से वे इस बात पर निर्भर होंगे। उसकी ओर अधिक, रोज को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा होगा। ये सोचते हुए लुइसा ने मन बना लिया, नहीं, उसे कुछ नए सहायक रखने ही होंगे। वह अपनी प्यारी रोज को अपमानित नहीं होने दे सकती थी। सेरेना, तुम माथा को खाना खिलाने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर माथा को सच में भूख नहीं है, तो तुम उसके लिए खा सकती हो सकता है वो मेरी बात न सुने, लेकिन तुम्हारी बात सुन ले, है ना? ये देखकर सेरेना का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया। वह डर गई थी कि उसकी योजना विफल हो गई है। क्योंकि रोज मैडम इतनी दयालु हैं, तो मुझे खाना ही चाहिए। माथा जानती थी कि अब वह खाने से बच नहीं सकती और कांपते हाथों से उसने चम्मच उठा ली।
रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, यही तो जज्बा है। माथा, क्या यह अच्छा है? माथा को तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ निवाले खाए और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। तो फिर आपको बाद में और खाना चाहिए। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री रोज, लेकिन एक कटोरी ही काफी है। मैं सचमुच और नहीं खा सकती। इस सूप में बहुत सारी सामग्रियां हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको अपनी ऊर्जा की भरपाई करनी चाहिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सुश्री रोज। माथा दुविधा में थी। सूप खत्म करने के बाद उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और चली गई। अध्याय 99। रोजमेरी जानती थी कि उन दोनों दवाओं को मिलाने से तुरंत दस्त तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद निश्चित रूप से गंभीर दस्त हो जाएंगे। वे दोनों दवाएं इतनी असरदार थीं कि दस्त रोकने वाली गोलियां भी उन्हें रोक नहीं पाती थीं। माथा के लिए वह रात वाकई बहुत मुश्किल भरी होने वाली थी। रोजमेरी ने सेरेना की ओर देखा, जिसने तुरंत नीचे देखा और घबराहट में सूप गिरा दिया। सेरेना, क्या तुम ठीक हो? लुइसा ने पूछा। एक नौकरानी सेरेना की मदद करने और गंदगी साफ करने के लिए आए। सेरेना का ध्यान कहीं और था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। रोजमेरी, तुम कितनी दयालु आत्मा हो, घर के नौकरों का ख्याल रखती हो, केनेथ ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा। लेकिन आपको खाना भी याद रखना होगा। जरूर। रोजमेरी ने अपने लिए एक और कटोरी ली और धीरे धीरे खाने लगी, जबकि सेरेना बेचैन लग रही थी और जल्द ही जाने का बहाना बना लिया। इस बीच ज़ैकरी अभी अभी घर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसके माता पिता लिविंग रूम के सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर शिकन थी। ज़ैकरी के पिता अपना आपा खोने ही वाले थे, लेकिन अपने बेटे को चोटिल और गंदा देखकर वे दंग रह गए। तुम्हें क्या हुआ? ये किसने किया? उनका हमेशा साफ सुथरा रहने वाला बेटा बुरी हालत में था। उसकी सफेद कमीज शराब और खून से सनी हुई थी और उसके हाथ जख्मों से भरे हुए थे। मैं ठीक हूँ। ज़ैकरी बस ऊपर जाकर नहा लेना चाहता था और उस पूरी भयानक रात की यादों को मिटाना चाहता था। वहीं रुक जाओ, ज़ैकरी की मां ने डांटते हुए कहा। उन्होंने उसकी चोटों को देखा और गुस्से से पूछा, क्या तुम आज रात योलांडा के साथ बाहर गए थे? तुमने उसके लिए क्या खरीदा? तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? और अपनी हालत देखो। इससे पहले लाखों डॉलर की जो राशि जमा की गई थी, वह ज़ैकरी की निजी बचत से थी, लेकिन क्लब द्वारा मांगे गए अतिरिक्त पैसे के लिए उसे अपने माता पिता के आपातकालीन कोष से पैसे लेने पड़े। तो ज़ैकरी द्वारा अपना कार्ड स्वाइप करने के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता को एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन मिला। तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहाँ तक कि खुद को इस हालत में पहुंचा रहे हो। अब खुद को देखो, तुम कोई रईस नहीं हो। जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे शायद तुम्हें गलत समझ लें। तुम तो एक गुंडे हो। ज़ैकरी की मां गुस्से से भड़क उठी। अगर तुम्हें रोजमेरी में दिलचस्पी होती तो मैं समझ सकती थी। उसमें एक खास तरह का ठंडा और अलग थलग आकर्षण है। लेकिन योलांडा, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम्हें उसका दिखावा पसंद है या उसकी कंजूसी? मां, मैं बहुत थक गया हूं। ज़ैकरी और कुछ नहीं कहना चाहता था। वह ऊपर की ओर चल पड़ा। ज़ैकरी की मां गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे देखो। ठीक है, ठीक है। लड़का बुरी तरह घायल है, उसे अकेला छोड़ देते हैं। कोई उसे दवा ला दो, ज़ैकरी के पिता ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को एक नंबर डायल करते देखा, उन्होंने झट से पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैं जानना चाहता हूं कि आज रात क्या हुआ। ओल्गा को फोन करने और रात की घटनाओं के बारे में जानने के बाद ज़ैकरी की मां ने डांटते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारी दोनों बेटियां किसी काम की नहीं हैं। ज़ैकरी की चोटें, मैं इसे बदकिस्मती मान सकता हूं, लेकिन आज रात के 40,000 का क्या होगा? 40,000 से ज्यादा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। ओल्गा उसकी बातों से हैरान रह गई। ज़ैकरी योली के साथ सहपाठियों की एक सभा में गया था। सहपाठियों की एक सभा में 40,000 से ज्यादा खर्च हो गए। मेरा बेटा अभी आपकी बेटी से शादीशुदा भी नहीं है और आप उसे एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना पैसा निकाल रहे हैं। लोग सोचेंगे कि आपने कुछ नहीं किया है। आपने अपनी बेटी की परवरिश सही तरीके से की है। श्रीमती पेंटर, क्या आप कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएंगी? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरी बेटी बदतमीज है? आप अभी भी मेरी बात समझ सकते हैं। आज मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। हम पेंटर परिवार योलांडा को नहीं चाहते। आज रात के ये 40,000 से ज्यादा पैसे तलाक की रकम माने जा सकते हैं। संपर्क न करें। अब ज़ैकरी नहीं।
तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? ओल्गा के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि श्रीमती पेंटर ने गुस्से में फोन काट दिया। जैकरी के पिता, जो पास ही खड़े थे, चिंतित हो रहे थे। जैकरी किसे पसंद करता है, यह उसका निजी मामला है और वैसे भी हमारे परिवारों के बीच सगाई का समझौता है। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं कैसे? ग्रेस को यह समझाओ। योलांडा ने एक ही रात में हमारे परिवार से $400,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। कोई भी इस शादी के खिलाफ होता। ग्रेस को अपनी खुद की समस्याओं से निपटना है, वह इस सब में नहीं उलझेगी। और तो और, उसे योलांडा कभी पसंद नहीं थी। प्रथम स्थान। लेकिन आप यूं ही सगाई तोड़ नहीं सकते। योलांडा की उम्र कितनी है? उसने एक ही रात में $400,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह हमारे परिवार की सारी संपत्ति लुटा देगी। दूसरी ओर, मैं बहुत गुस्से में हूं। ओल्गा सोफे पर बैठी हुई थी, गुस्से से उबल रही थी। उसने योलांडा को बुलाया, ये पूछने के इरादे से कि क्या हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि रात का खर्च $400,000 से अधिक हो गया है और जैकरी ने $500,000 का भुगतान किया था, तो उसने कहा कि वह और भी गुस्से में है। पहले ही भुगतान कर दिया था। वह अवाक रह गई। तो इसका मतलब यह है कि आज रात के क्लास रियूनियन की वजह से जैकरी को इतना नुकसान हुआ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मिसेज पेंटर इतनी गुस्से में थी। अगली सुबह, जब रोजमेरी काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने माथा को बाहर से लौटते देखा। माथा कमजोर लग रही थी और उसके हाथ में एक बैग था जिस पर किसी फार्मेसी का नाम लिखा था। उसने जरूर दस्त रोकने की कोई दवा मंगवाई होगी ऑनलाइन। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लगता है उसकी रात अच्छी नहीं गुजरी। रोजमेरी को देखकर माथा ने सहज रूप से अपना बैग अपने पीछे छिपा लिया और जानबूझकर दूरी बनाए रखी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात सुश्री रोज। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने रोजमेरी की आवाज सुनी। पकड़ना। माथा अपराधबोध से ग्रस्त होकर वहीं खड़ी रही। हालांकि उसने साहपूर्वक अपना सिर उठाकर रोजमेरी की आंखों में देखा, फिर भी वह अपने डर को छिपा नहीं सकी। क्या तुम जानती हो कि मैंने कल रात तुम्हारा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? रोजमेरी की आंखें गहरी थीं। अनभिज्ञता जताते हुए माथा ने कहा, सुश्री रोज, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि जो तुम निकालती हो उसकी भी जांच की जा सकती है? रोजमेरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भांग के बीज और प्रोटीन क्रीम, तुम तो वाकई बहुत रचनात्मक हो। सुश्री रोज, मैं भ्रमित हो गई थी। माथा को कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सामग्री के बारे में पता होगा और उन्होंने क्षमा मांगते हुए सिर झुकाया। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। रोजमेरी ने बेपरवाही से कहा, अगर तुम 18 साल से इस घर में कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही बेनकाब कर देती। इससे पहले कि माथा कुछ जवाब दे पाती, रोजमेरी ने कहा, चाहे ये भ्रम का क्षण हो या सोची समझी साजिश, चाहे आप आगे जो भी करने वाली हो, मैं आपको बता दूं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। रोजमेरी को दूर जाते देख माथा को ठंडक महसूस हुई। किसी कारणवश माथा को डर लग रहा था। पास ही में सेरेना ने रोजमेरी को जाते हुए देखा और जल्दी से माथा के पास जाकर पूछा, उसने क्या कहा? कुछ नहीं। माथा को रोजमेरी की चेतावनी याद आए और उसने अपराधबोध से कहा। अचानक उसे पेट में बेचैनी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना पेट पकड़ा और बोली, सेरेना, मुझे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। रुको माथा। सेरेना ने उसे जल्दी से जाते हुए देखा और रोजमेरी के प्रति उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अध्याय 100। रोजमेरी को ऑफिस में आए अभी कुछ ही पल हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आए। सुश्री रोज। यह मॉली थी जो हाथ में बैग लिए और चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान लिए अंदर आए। ये चीज केक मेरी माँ ने आज सुबह बनाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं इसे आपको दे दूं। आपने बहुत मदद की है हमारे लिए, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। मॉली ने मुस्कुराते हुए बैग उसे सौंप दिया। अपनी माँ को मेरा धन्यवाद कहना। रोजमेरी ने थैला खोला तो उसमें एक डिब्बा था जिसमें केक और एक कप था। रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। कप में क्या है? ये तो ताज़ा जूस है। मॉली ने खुशी से कहा, मेरी मम्मी ने इसे बनाने के लिए सुबह जल्दी उठकर मेहनत की। रोजमेरी ने केक का एक टुकड़ा खाया और पूछा, स्वाद बहुत अच्छा है। फिर मॉली ने उसके लिए कप खोला और कहा, आनंद लीजिए। मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगी। उसके जाने के कुछ ही समय बाद उस सुगंध ने डीन को कार्यालय में आने के लिए आकर्षित किया। सुश्री रोज। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। केक की खुशबू बहुत लुभावनी थी। वह आज सुबह देर से उठा था और नाश्ता नहीं किया था। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए?
रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ। डीन ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और चाहा कि वह उसके साथ कुछ साझा करे। आओ और ले जाओ, रोजमेरी ने उदारतापूर्वक कहा। डीन ने खुशी खुशी केक का एक टुकड़ा लिया और ओह माय गॉड, ये बहुत स्वादिष्ट था। तभी रोजमेरी का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि पियानो एसोसिएशन से कॉल आया था। श्रीमती रोज, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। डीन जानता था कि वह व्यस्त है और उसने चतुराई से वहां से जाने की अनुमति मांगी। रोजमेरी ने फोन उठाया और पूछा, क्या हाल है? मैडम रोज, कुछ दिनों में पैरामाउंट थिएटर में पियानो पुरस्कार समारोह है। हम सोच रहे थे कि क्या आप हमारी तरफ से एक पुरस्कार प्रदान कर सकती हैं। दूसरी तरफ से आवाज सतर्क थी। हम मुख्य रूप से प्रतियोगियों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कोई भी बड़ा नाम इसमें शामिल नहीं हुआ है। लियोनार्ड इस तरह की छोटी मोटी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार समारोह में कभी शामिल नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजकों द्वारा कई बार आमंत्रित किए जाने के बावजूद लियोनार्ड कभी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि रोजमेरी जैसी हाई प्रोफाइल हस्ती के आने की संभावना बहुत कम थी। उन्हें अब भी उम्मीद थी। सुश्री रोज, कृपया मना न करें। क्या आप इस पर विचार कर सकती हैं? अगर प्रतियोगियों को पता चलेगा कि आप आ रही हैं, तो वे निश्चित रूप से और अधिक मेहनत करेंगे। आपकी उपस्थिति उनके लिए बहुत मायने रखेगी। राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता, रोजमेरी ने सोचा। पहला स्थान सेरेना का था और दूसरा स्थान योलांडा का। उसे सार्वजनिक रूप से सामने आना ज्यादा पसंद नहीं था। हम देखेंगे। उसके इनकार न करने से उम्मीद जगी और फोन करने वाला रोमांचित हो गया। बहुत बढ़िया, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। लंच टाइम, रोजमेरी रोमियो के साथ खाना खाने बाहर नहीं गई। इसके बजाय वह काम के बाद सीधे अस्पताल चली गई। रोज, आखिरकार तुम आ ही गई। कैडेन अपने दफ्तर में दोपहर का खाना खा रहा था। उसे देखते ही उसने तुरंत पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है। जब उसे पता चला कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो कैडेन ने पलक झपकते ही अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। रोजमेरी उसे यह कहना चाहती थी कि वह परेशान न हो, क्योंकि वह दादी ग्रेस से मिलने और वहां आजकल क्या बन रहा है, ये देखने के बाद खुद कंपनी के कैफेटेरिया में कुछ खाने की योजना बना रही थी। लेकिन कैडेन को चिंता हुई कि कहीं वह भूख से मर न रही हो, इसलिए वह अपना खाना लेने के लिए दौड़ पड़ी। अस्पताल के कमरे में प्रवेश करते ही रोजमेरी ने दादी ग्रेस के हाथ में एक पतला कंगन देखा। ये वह चीज थी जो उसने अपनी पहली तनख्वाह से नानी ग्रेस के लिए खरीदी थी। हर बार जब वह जागती तो वह उसे ढूंढती और मिलते ही उसे कसकर पकड़ लेती। रोजमेरी बिस्तर के पास बैठ गई और धीरे से उसके हाथ से कंगन उतार लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत को शायद इसका एहसास हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रोज, क्या तुम हो? ग्रेस हैरिस, उसके साथ। बर्फ जैसे सफेद बालों और दयालु आंखों वाली उस लड़की ने रोजमेरी की ओर देखा। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन उत्साहित थी। आखिरकार तुम आ ही गई, दादी माँ। जैसे ही रोजमेरी बोली, बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों तक सोने के बाद आखिरकार मुझे अपनी पोती की आवाज सुनने को मिली। तुम्हारा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ज्यादा परेशान मत हो। रोजमेरी ने उसके आंसू पोंछे, बिस्तर को थोड़ा ऊपर किया और फिर उससे एक कप पानी दिया। पी लो, पहले थोड़ा पानी पी लें। ठीक है। ग्रेस ने रोजमेरी द्वारा दिया गया पानी लिया, आज्ञाकारी रूप से सारा पानी पी लिया और फिर लड़की का कोमल हाथ पकड़कर पूछा, क्या ओल्गा और उसके गिरोह ने तुम्हें परेशान किया? रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी और पूछा, नहीं। कुछ दिन पहले जब मैं जागा तो मैंने उससे ये कहते हुए सुना कि वह तुम्हें तुम्हारे जैविक परिवार के पास वापस भेज रही है। इसके बारे में सोचते ही ग्रेस गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी सांसें लगभग रुक गईं। रोजमेरी ने उसे शांत करने के लिए जल्दी से उसकी पीठ सहलाए और कहा, दादी, परेशान मत होइए। मेरे असली माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वास्तव में, सच में, रोजमेरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं किसी भी तरह से ऐसी दिखती हूं जिससे लगे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है? ग्रेस के जीवन के अनुभव से उसे पता चला कि रोजमेरी के सारे कपड़े महंगे थे, हालांकि वह किसी ब्रांड का नाम नहीं बता पाए। लेकिन उनकी गुणवत्ता और डिजाइन बेहतरीन थे। यहां तक कि उसका सुंदर मुकुट वाला हार भी उसने अपने गले में पहन रखा था। वह थोड़ी हैरान थी। हार उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, मानो उसने उसे कहीं देखा हो। लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया।
इसके अलावा रोजमेरी की कलाई पर उच्च गुणवत्ता वाले हीरो से बना खूबसूरत तितली के आकार का ब्रेसलेट भी देखने लायक है। उसका जैविक परिवार जरूर संपन्न होगा। इस बुद्धिमान और प्यारी बच्ची के उसकी असली पोती न होने के विचार से ग्रेस का दिल दुख से भर गया। और वो निर्दयी ओल्गा, जिसने पारिवारिक रिश्तों की जरा भी परवाह किए बिना इतने प्यारे बच्चे को घर से निकाल दिया। दादी, अगर आप हर बार मुझे देखकर इतना परेशान हो जाती हैं, तो शायद मैं दोबारा आने से डर जाऊं। रोजमेरी की मजाक भरी बातें सुनकर ग्रेस हंस पड़ी और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसा मत करो, आओ, जब भी समय मिले मुझसे मिलने आ जाना। नहीं तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। रोजमेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, चिंता मत करो, मैं जब भी हो सकेगा तुमसे मिलने आऊंगी। भले ही तुम मेरी जैविक पोती नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक पोती की तरह ही माना है। और मैं तो तुम्हारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। रोजमेरी मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुमसे सच्चा प्यार करे, तब मैं चिंतामुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगी। ग्रेस ने धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, अगर तुम्हारा जैविक परिवार कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो इसे छुपा लो। मेरे ठीक होने के बाद तुम इस घर में वापस आ सकते हो। मैं एक नया घर खरीद लूंगी, सिर्फ हम दोनों के लिए, उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी जानती थी कि वह अपने जीवन काल में कभी भी हैरिस परिवार में वापस नहीं लौटेगी, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से कहा, मैं आपके साथ और समय बिताऊंगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।